हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। मैं तौहीद अहमद और आप देख रहे हैं तौहीद ब्लॉग ऑफिशियल। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे कत्ल की कहानी आप लोगों को बताने वाला हूँ कि शायद आप लोग भी इस कहानी को सुनकर हैरान हो जाएंगे, जैसे उन कातिलों ने पकड़े जाने पर हैरान हो गया। दरअसल ये बात 2006 की है। केरला के कोल्लम में 3 कत्ल होता है। उसके बाद से लगभग 19 साल बीत गए। 19 साल बाद कातिल पकड़े गए, वो भी एआई के मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली। उसके बाद उन कातिलों को ढूंढा। चलिए देखते हैं पूरी वीडियो, क्या है मामला, किस तरीके से पुलिस ने या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, क्या किया, कैसे किया। चलिए देखते हैं पूरी वीडियो, लेट्स गो। 24 जनवरी 2006 की ये बात है। दरअसल एक प्रेग्नेंट महिला को एक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कराया जाता है क्योंकि उसको प्रसव की पीड़ा हो रही थी, उसको बच्चा होने वाला था। जैसे वो हॉस्पिटल में जाती है, उसकी डिटेल जब लिखवाई जाती है तो डिटेल में वो अपने पति का नाम नहीं बता पाती और यहीं से पता चलता है कि वो महिला दरअसल कुंवारी है, उसकी शादी नहीं हुई है, जबकि वो प्रेग्नेंट है। अब ये बात धीरे धीरे करके पूरे हॉस्पिटल में आग की तरह फैल जाती है और जब आग की तरह फैल जाती है तभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक कुंवारी लड़की है, उसे हॉस्पिटल में उसकी माँ ही लेके आती है। इसी बीच में एक लड़का जिसका नाम अनिल होता है, वो उसके पास पहुंचता है, लड़की के भी और लड़की के माँ के भी, जाकर कहता है कि हाथ जोड़ते हुए कि अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। दरअसल मेरा नाम है अनिल कुमार और मैं आप ही के ज़िले का रहने वाला हूँ। जैसे ही मुझे ये बात पता चलती है तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी मदद की जाए। आपको पैसे की, आपको ब्लड की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बोल देना। जैसे ही माँ और बेटी ने ये बात सुनी, उनकी जान में जान आ जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई तो है अपना जो उनकी मदद के लिए आ गया है। अब वो लड़का बिल्कुल जिस हॉस्पिटल में, जिस रूम में वो एडमिट होती है, उसी रूम के ठीक सामने कुर्सी पर बैठ जाता है और तब तक बैठा रहता है जब तक क्या डिलीवरी नहीं हो जाती है। डिलीवरी हो जाती है और जुड़वा बेटियों को वो महिला, वो लड़की जन्म दे देती है। और जैसे ही जन्म देती है उसके बाद वो लड़का आता है, कहता है कि ठीक है, जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने घर जाना और घर जाने के बाद इन बेटियों को बहुत अच्छे से इनकी परवरिश करना। लेकिन घर जो हो वो ये वाला नहीं होना चाहिए जहाँ तुम अब तक रह रही हो, क्योंकि लोग तुमसे सवाल पूछेंगे। जैसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, तमाम लोग सवाल करने लगते हैं, तमाम लोग पूछने लगते हैं कि ये दोनों बच्चियां कहाँ से आईं। आगे भी तुमसे यही सवाल करेंगे। नई जगह रहना, सब कुछ ठीक रहेगा। अनिल कुमार ने अपना होने के नाते उन्हें सब कुछ सही सही बताने की, समझाने की कोशिश की। जैसा बताया गया था उन दोनों ने वैसा ही किया। आखिरकार वो अपने घर चले जाते हैं और घर जाने के बाद लगभग 17 दिन के बाद ऐसी खबर मिलती है कि उस इलाके में सनसनी फैल जाती है। दरअसल दोनों जुड़वा बेटियां और उनकी मां का कत्ल हो जाता है, बहुत ही भयानक रूप में कत्ल होता है। उसके बाद कातिलों को ढूंढना शुरू किया जाता है और ढूंढते ढूंढते 19 साल का वक्त लग जाता है। इसमें सीबीआई हो, सीबीसीआईडी हो, पुलिस हो, सभी फेल हो जाते हैं। लेकिन एक ऑफिसर ऐसा आता है, उस ऑफिसर ने अपना दिमाग लगाया। दिमाग ऐसा लगाया कि उस दिमाग की चर्चा अब चारों तरफ हो रही है। 19 साल के बाद जब दोनों कातिल जो फौजी होते हैं पकड़े जाते हैं तो वो कहते हैं कि साहब ये तो बता दो कि हमें आपने पकड़ा कैसे। आज की ये कहानी सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि पुलिस अगर चाहे तो वक्त चाहे कितना भी लग जाए, वो अपराधी को पकड़कर सलाखों के पीछे ज़रूर पहुंचा सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है केरल प्रदेश का एक ज़िला है कोल्लम, और कोल्लम ज़िले का ही एक गांव लगता है आंचल। बात कर रहा हूँ 10 फरवरी 2006 की ये बात है। दरअसल एक महिला जिसका नाम संथम्मा होता है, संथम्मा की बेटी होती है और बेटी की 2 बेटियाँ होती हैं। दरअसल वो संथम्मा अपनी ही बेटी की प्रेगनेंसी की, उसके बच्चे होने की तमाम जो डिटेल थी, जानकारी थी, वो पंचायत भवन के ऑफिस में जमा करना था, बताना था। और जैसे ही वो इन जानकारी को जमा करके वापस कर आती है, आकर देखते क्या है कि जो उसकी बेटी है और उसकी बेटी की दोनों जुड़वा बेटियों का कत्ल हो चुका है। किसी ने धारदार हथियार से उनका गला काट दिया था, उनका गला रेत दिया था और वो मर चुकी थी। और जैसे ही संथम्मा ने ये अपनी आंखों से दृश्य देखा, उस दृश्य को देखने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसकी चीख पुकार सुनने के बाद गांव के लोग भी मौके पर दौड़ जाते हैं और ये 3 कत्ल की सूचना, क्योंकि 17 दिन की दोनों बच्चियां थीं और उसकी जो माँ थी, उनका कत्ल होना ये अपना आप में सनसनी फैलाने वाली बात थी। देखते ही देखते ये खबर पूरे प्रदेश भर में फैल जाती है
हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार कत्ल किसने किया है। संबंधित थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके पर आने के बाद जब जांच पड़ताल करना शुरू किया जाता है तो पता चलता है कि एक बाइक आई थी, बाइक पर एक लड़का आया था और उस लड़के ने इस कत्ल को अंजाम दिया था। गांव वालों से जब पूछा जाता है कि क्या बाइक देखी थी, उसका कलर कैसा था, तो पुलिस की जांच में यह पता चलता है कि हाँ, बाइक एक कन्नूर के श्रीकंदपुरम रहने वाला एक राजेश कुमार नाम का एक व्यक्ति होता है, जो कि आर्मी में फौजी होता है, उसकी ये बाइक होती है। दरअसल वो यहाँ क्यों आएगा, इस परिवार से उसका लिंक क्या है, अब पुलिस उसके पास पहुँचती है। वहाँ जाने के बाद उसकी तलाश की जाती है तो पता चलता है कि वो यहाँ नहीं है, वो अपनी ड्यूटी पर चला गया है। दरअसल उसकी जो ड्यूटी होती है पंजाब के पठानकोट में 45 AD रेजिमेंट में उसकी पोस्टिंग होती है। और जो पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो एक नाम सामने आता है, नाम होता है दिविल कुमार। अब जैसे ही इस महिला यानी कि संथम्मा को ये दिविल कुमार का नाम सामने आता है तो पुलिस इससे पूछती है कि क्या तुम दिविल कुमार को जानती हो। तब वो महिला सोचने पर मजबूर हो जाती है, रोते रोते कहानी सुनाती है। वो कहती है कि साहब, ये केरल प्रदेश का ज़िला कोल्लम का गांव लगता है अलियामन। अलियामन की रहने वाली उसकी बेटी जिसका नाम रंजनी होता है, रंजनी को दरअसल एक लड़के से प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। लड़के का नाम दिविल कुमार होता है, जो कि भारतीय सेना में उसकी पोस्टिंग होती है। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे और वो इतना नज़दीक आ जाते हैं कि दोनों के आपस में शारीरिक संबंध बन जाते हैं, इनकी फिजिकल रिलेशन बन जाते हैं। एक दिन इनकी बेटी यानी कि रंजनी गर्भवती हो जाती है और जैसे वो गर्भवती होती है तो वो अपने प्रेमी यानी कि फौजी से कहती है कि फौजी, दरअसल मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। फौजी ने जैसे ये बात सुनी उसने कहा कि ठीक है, तुम मां बनने वाली हो, लेकिन तुम्हें ये बच्चा रखना नहीं चाहिए। यदि तुम इस बच्चे को रखोगी तो हम लोगों की शादी में कई तरह की अड़चनें पैदा हो सकती हैं, इसलिए इस बच्चे को गिरा दो, अगर हमारी बात मानो तो। फौजी ने उस लड़की को तमाम तरह की बातें समझाने की कोशिश की, लेकिन इस लड़की ने साफ साफ इनकार कर दिया। उसने कहा इस गर्भ को तो वो नहीं गिराएगी, बच्चा कोई भी हो उसको वो पालेगी, उसको वो पोसेगी। अगर तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए तो तुम आराम से यहाँ से चली जाओ। उन दोनों का प्यार जो कई साल से चल रहा था, उन दोनों की दोस्ती की कई साल से जो आपस में चर्चा होती थी लोगों में, वो लोग मिसाल दिया करते थे। लेकिन बच्चा रखने की वजह से ही वो फौजी नाराज़ हो जाता है, नाराज़ होकर अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। पंजाब के पठानकोट का 45 AD रेजिमेंट भारतीय सेना में उसकी पोस्टिंग होती है। वो वहाँ चला जाता है। लड़की का जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसका जो पेट का साइज़ था वो भी बढ़ रहा था और लोगों को ये बात भी पता चलने लगती है कि आखिरकार ये लड़की प्रेग्नेंट हो गई है। अब धीरे धीरे करके जब बात फैल रही थी तो उस जो रंजनी होती है, रंजनी की माँ होती है संथम्मा, उन संथम्मा ने कहा कि अगर आसपास में कहीं डिलीवरी कराते हैं तो लोगों को पता चलेगा और बात ख़राब हो जाएगी। इसलिए वो केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम पहुँचती हैं। वहाँ का एक हॉस्पिटल होता है SAT हॉस्पिटल में जाने के बाद उस लड़की को एडमिट कराया जाता है। जब एडमिट करा रहे थे तो तभी पता चलता है कि इसकी तो शादी नहीं हुई है, कुंवारी है, और कुंवारी होने के बाद भी प्रेग्नेंट हो कैसे गई। पूरे हॉस्पिटल में इस बात की खबर फैल जाती है और खबर फैलते ही पता चलता है। इसी बीच में एक मददगार आता है और मददगार कहता है, जिसका नाम अनिल होता है, अनिल कहता है कि मैं तुम्हारे ही कोल्लम जिले का रहने वाला हूँ, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पैसे की बात हो तो पैसे तुम्हारे पास पहुँचेंगे, अगर तुम्हें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है या इसके अलावा किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ती है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब उस रजनी को एडमिट कराया जाता है तो वो लड़का उस कमरे के ठीक सामने बैठ जाता है, इंतज़ार कर रहा था कि कब उसको किसी भी इमरजेंसी की ज़रूरत होगी तो किसी भी हद तक वो जाने को तैयार है, क्योंकि ऐसे वक्त में अगर मदद नहीं की गई तो कब मदद की जाएगी। इंसानियत के नाते वो बैठ जाता है, तैयार रहता है। उसके बाद बच्ची यहाँ हो जाती हैं। दो जुड़वा बेटियाँ जब पैदा होती हैं पूरे हॉस्पिटल में उन दोनों की किलकारियाँ गूंजने लगती हैं। अब अनिल कुमार ने एक बात कही थी, रंजनी तुम्हें अपने गांव नहीं जाना चाहिए, बल्कि तुम्हें जाना चाहिए कहीं ऐसी जगह जहां पर तुम्हें कोई रोके ना, कोई टोके ना। इस हिसाब से उन्होंने एक गांव चुना जिसका नाम आंचल गांव होता है। आंचल गांव में जाकर रहने लगते हैं और रहते रहते ये 10 फरवरी 2006 की बात है। बच्चियाँ पैदा होने के ठीक 17 दिन के बाद अनिल घर पर आता है, लेकिन उस वक्त इसकी संथम्मा देख नहीं पाई थी। आसपास के लोगों ने देखा था, क्योंकि इस रूम को दिलवाने में भी उसकी भूमिका रही थी। संथम्मा पुलिस को बताती है और उसके बाद फिर पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। आखिरकार पुलिस इस लड़के को, जिसका नाम अनिल कुमार नहीं था बल्कि राजेश कुमार था, और वो ही अनिल कुमार जो राजेश होता है वो अनिल कुमार बन के ही हॉस्पिटल में पहुंचा था। और वो इसलिए पहुंचा था क्योंकि उसको भेजा गया था, और भेजा किसी और ने नहीं था, फौजी ने भेजा था, जो उसका दोस्त होता है। वो फौजी जो इस लड़की से प्यार करता था, मोहब्बत करता था, और वो इस लड़की से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। बात तब हद से आगे बढ़ जाती है। दरअसल जब इस लड़की को बार बार रोकने लगते हैं, टोकने लगते हैं, कहने लगते हैं कि ये बच्चा पता नहीं किसका है, तब उसने कहना शुरू कर दिया कि ये फौजी का है, जिसका नाम
दिविल कुमार है। दिविल कुमार ही इसके बाप का नाम है और आपको यकीन ना हो तो इसको बस साबित कर देगी। जैसे ही उसको लगा हॉस्पिटल में, जब उसे तमाम तरह की परेशानियां झेलनी पड़ी, उसे लगा कि भविष्य में होना हो कई तरह के सवाल खड़े होंगे, इसलिए उसने राज्य महिला आयोग को एक पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद उसने बताया कि मेरा जो प्रेमी है वो फला बटालियन में है, उसकी पठानकोट में पोस्टिंग है, आप उसका डीएनए सैंपल लीजिए, डीएनए टेस्ट कराइए और मेरी बेटियों का भी डीएनए लीजिए और ये डीएनए लेने के बाद ये पता करिए कि क्या वाकई ये सही ये बच्चे इसी के हैं या नहीं हैं, क्योंकि फौजी ने भी आरोप लगाने शुरू कर दिए थे। न जाने किसके पास सोई है, कहाँ जाकर अपना मुंह भरमा के आई है, किसकी बेटियां हैं जो उसके गले बांधना चाहती है। यही बात उस लड़की को बहुत ज़्यादा अखरती है, परेशान करती है। ये सही बात को साबित करने के लिए उसने डीएनए सैंपल की जब राज्य महिला आयोग से जांच की मांग कराती है तो वहाँ से आदेश होता है और उसके बाद फिर टीम जाती है, उसका डीएनए सैंपल लिया जाता है और डीएनए सैंपल लेने के बाद ये जब रिपोर्ट इस कत्ल के बाद आती है और ये क्लियर हो जाता है कि दोनों बेटियां उसी की थीं, उसने ही छुटकारा पाने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचा है। आखिरकार पुलिस ने जब रिपोर्ट आने के बाद उसे गिरफ्तार करने के लिए पठानकोट पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ना तो दिविल कुमार वहां मौके पर है और ना ही जो उसका दोस्त राजेश, जो कि अनिल बन के हॉस्पिटल मिलने गया था, वो भी मौके पर नहीं था। पुलिस उनके फिर घर में जाती है, जहाँ उनका घर होता है, दबिश देती है तो परिवार वाले कहते हैं हमें कोई जानकारी नहीं है। अब मामले की जांच पुलिस से सीबीसीआईडी के पास पहुंच जाती है तो सीबीसीआईडी भी उन दोनों को गिरफ्तार नहीं कर पाती। तभी जो संथम्मा होती है वो सीधा हाईकोर्ट का रुख करती है, कहते हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और हाईकोर्ट से 2010 में इस मामले की सीबीआई से जांच कराने का आदेश होता है। 3 साल बीत जाते हैं, 3 साल बाद भी सीबीआई उन दोनों को ढूंढ नहीं पाती है, यानी कि दोनों फौजी वो भाग जाते हैं और ऐसे भागते हैं कि परिवार से फिर संपर्क ही नहीं करते। इसके बाद 3 साल बाद यानी कि 2013 में ये सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर देती है, लेकिन अपराधी पकड़े ही नहीं जाते। इस स्थिति में मामला कहीं ना कहीं बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है, शांत पड़ जाता है। लेकिन साल 2024 के नवंबर का महीना बताया जाता है। केरल के एडीजीपी लाइन ऑर्डर होते हैं मनोज अब्राहम, वो अपनी टीम से एक दिन बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते करते कहते हैं कि कोई पुराने केस अगर पेंडिंग पड़े हैं तो उस मामले में जाँच पड़ताल की जाए। तभी एक तकनीकी जो पुलिस का अधिकारी होता है वो कहता है कि साहब कई केस हैं, फाइल ला के दी जाती है एक व्यक्ति को, यानी कि एक अधिकारी को फाइल दी जाती है। फाइल देने के बाद उसे कहा जाता है कि ये केस लगभग 19 साल पुराना है, दोनों अपराधी फरार हैं, दोनों फौजी थे और कत्ल करने वाला राजेश और जो कत्ल करवाया था वो कत्ल उसके दोस्त ने दिविल कुमार ने कराया था। क्यों ना इस मामले की जांच पड़ताल की जाए। क्योंकि कहा साहब सीबीसीआईडी ने जांच की, सीबीआई ने जांच की, सब लोग पता कर चुके हैं लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा है। तभी जो तकनीकी अधिकारी होता है वो कंप्यूटर पर बैठकर उनकी 19 साल पुरानी फोटो को लेकर वैसे ही अलग अलग डिज़ाइन की नई नई एआई की मदद से, इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो लगातार फ़ोटो बना रहा था, एक के बाद एक फ़ोटो कि अब 19 साल के बाद वो कैसे दिखेंगे, उनके बाल कैसे होंगे, उनकी चेहरे पे झुर्रियाँ कैसे होंगी, दाढ़ी रखेंगे तो कैसे दिखाई देंगे। मतलब उनकी अलग अलग आकृतियाँ बनाना शुरू कर देता है और आकृति बनाने के बाद उसने कुछ ऐसी आकृति बनाने के बाद वो फेसबुक पर अपलोड करता है और ये देखने के लिए कि इस फ़ोटो से कौन से फ़ोटो हैं जो मैच कर सकते हैं। इसी तरह से करते करते एक विष्णु कुमार नाम के व्यक्ति का फोटो 90% मैच कर जाता है। दरअसल विष्णु कुमार ने अपनी शादी का फोटो लगाया हुआ था और शादी का फोटो और जो एआई की मदद से फोटो बनाया गया था, जब दोनों आपस में मैच किए थे तो 90% मैच करने के बाद तब एडीजीपी लाइन ऑर्डर के यानी कि मनोज अब्राहम के पास पुलिस टीम पहुंचती, कहते हैं कि साहब एक व्यक्ति है जिसका नाम विष्णु कुमार है जो कि पौंडीचेरी में रह रहा है, क्यों ना हमें वहाँ जाना चाहिए, देखना चाहिए। अब वहाँ जाकर देखते हैं, पता चलता है कि विष्णु कुमार नाम का व्यक्ति जिसने एक महिला शिक्षिका से शादी की है जो कि इंटीरियर डिज़ाइनर है और वो एक अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहा है, उसके बच्चे हैं, सब कुछ ठीक है, लगभग 48 साल के आसपास की उसकी उम्र है। अब मैच किया मतलब उम्र का कि उस वक्त इसकी उम्र कितनी रही होगी, अब इसकी उम्र कितनी है, तो कुछ चीज़ें सिमिलरिटी होती हैं और जब उसके पास पहुँचते हैं तो पता चलता है ये विष्णु कुमार जो है ये वही विष्णु कुमार जो कि अनिल बन के गया था, वही है जो फौज में था, वही है जिसका नाम असली राजेश कुमार होता है। पुलिस ने उसको पकड़ा, पकड़ने के बाद उसको सीधा केरल लेके आते हैं कोलम में और वहाँ लाने के बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं, पूछते हैं कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है, तो वो कहता है कि साहब वो भी तो पौंडीचेरी में ही है। पुलिस फिर उसको भी गिरफ्तार करने के लिए जाती है तो पता चलता है कि वो भी इंटीरियर डिज़ाइनर का काम करता है और साथ ही उसने भी एक महिला शिक्षिका से शादी की है, उसकी भी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। कत्ल करने के बाद उन्होंने अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार किसी से भी कोई संपर्क नहीं बनाया और उसने भी अपना नया नाम रख लिया था और नए नाम के साथ वो रह रहा था। दरअसल वो बन गया था प्रवीण कुमार और प्रवीण कुमार बनकर वो अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहा था। उन दोनों को बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि शायद अब कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन पुलिस ने एआई की मदद से लगभग 19 साल के बाद उनको पकड़ा। जब प्रवीण कुमार यानी कि दिविल कुमार को पकड़ा गया था तो दिविल कुमार ने एक बात कही थी
कि साहब ये तो बताओ मुझे पकड़ा कैसे। तो पुलिस ने बताया कि हमने तुम्हें ऐसा पकड़ा। और ये कहानी जब सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार पुलिस अगर अपनी सी पे आए तो बड़े से बड़े शातिर से शातिर अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचाने में उसे वक्त नहीं लगेगा। ठीक इस कहानी में भी ऐसे होता है। रंजनी को लगभग 19 साल के बाद उसकी जो बेटियां थी 17 दिन की, 19 साल के बाद उन्हें इंसाफ मिल जाता है। अब इनके खिलाफ जो भी कानून तय करेगा इनकी सज़ा, कब तक ये सलाखों के पीछे रहेंगे और क्या इनको सज़ा हो सकती है, जाहिर सी बात है बड़ी ही सज़ा होगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि कुछ भी गलत कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। उस लड़की के बारे में ये पता चलता है, रंजनी के बारे में, कि वो सिर्फ उन बेटियों के पिता का नाम ढूंढ रही थी, ना कि वो ये चाहती थी कि वो उनके साथ रहे। बस उसे पिता का नाम चाहिए था, क्योंकि आसपास के लोगों ने जो उसे ताने मारने शुरू किए तो वो अपनी बेटियों के साथ इस तरह से जीना नहीं चाहती थी। दोस्तों जाते जाते ये डेविड यादव हैं, साथ ही अयांश कुमार हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें अंचल झा हैं, नाजरीन मलिक बुलंदशहर से हैं, डॉक्टर रितेश, शहाबुद्दीन खान, महेश यादव, हेमंत चौधरी, सोनू राठौर, शशांक बागड़े, विक्रांत गौतम, मोहम्मद हाशिम, विनीत सिंह, दिव्यांशु यादव, अशरफ अली, राजपाल सिंह, शकील शाह, ऋषिपाल भाटी, सुमित गुप्ता, आलम अली, महबूब आलम। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।